के बीच जो एमओयू साइन होने की बात हो रही है, उस पे जो शर्तें हैं, शर्तों को लेकर अलग अलग बयान निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में डील कितनी टिकाऊ होगी? एम्बेसडर त्रिगुणायत, एक जो सबसे बड़ा कंसर्न हम लोगों के लिए ज्यादा था, पूरी दुनिया के लिए ज्यादा था, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। ट्रंप ने साफ तौर से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन पूरी तरह से खुलना और इस पे ईरान का कंट्रोल होना, दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं? क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि पहले की तरह नहीं रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, भले हम टोल लें या ना लें। देखिए, भारत का तो हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो सब ग्लोबल गुड्स और कॉमन्स हैं। तो इसलिए चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या यहाँ पर हो, तो हमारा शुरू से यही स्टैंड रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सारे नेताओं के साथ बात किया और ईरानियन लीडर्स के साथ बात किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, और बार बार यही बात कही गई है कि देयर शुड बी ए इनोसेंट पैसेज क्लॉज विच शुड बी अलाउड। तो वो चलता रहा, और इसीलिए आपने देखा है जो भी हमारे रिलेशंस रहे हैं ईरान के साथ, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शिप्स हमारे वहां से वापस आ गए हैं। और कल भी जब जैसे ही खुला है पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो पहला शिप जो निकला है वो हमारा इंडियन शिप है, जिसमें एलएनजी आया है। तो मैं समझता हूं कि हम तो वही स्टैंड रखेंगे, लेकिन रियलिटी फिर बदलेगी, क्योंकि ईरान और ओमान ने मिलकर के कहा है कि हम इसको फीस नहीं भी लगाएंगे, टोल नहीं लगाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट और सर्विस फी या कुछ इस तरह की चीज लग जाए। लेकिन वो कंट्रोल ये रखेंगे कि वो जो देश उनको साथ में उनके स्ट्रेटेजिक एनिमीज हैं, एडवर्सरीज हैं, उनके ऊपर वो कंट्रोल करें। भले ही अमेरिकन शिप्स जाएंगे फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद, इस डील के बाद, लेकिन जो इसराइल है उसके शिप्स को वो रोकेंगे, अटैक करेंगे। उनके पास में हुतीज भी हैं, जो दूसरी तरफ से बाबल मंदब में भी उनके ऊपर अटैक कर चुके हैं। तो ये सिचुएशन जो है पूरी तरह रिजॉल्व नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे पूर्णिमा जी ने भी कहा है कि फरवरी 27 को, और ये देखिए, न्यूक्लियर डील का हमें कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर डील ऑलमोस्ट रेडी है। और ये फरवरी 27 को जो डील पहली बार ईरान ने माना था, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कंसेशंस के लिए तैयार हो गए थे, टू दी एक्सटेंड कि वो इस बात पे भी तैयार थे कि अलोंग विद आईएईए दे वर रेडी टू प्रोवाइड एक्सेस टू सम अमेरिकन। और वो 440 किलोग्राम के लिए भी बात हुई कि शायद वो अमेरिका को नहीं देना चाहते, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो रशिया चाइना दोनों ने ऑफर किया हुआ है, और ये लास्ट वीक भी रशिया ने ऑफर किया इस बात को। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियर डील के लिए हमें कोई इतनी चिंता करने की बात नहीं है। भले ये पब्लिक डोमेन में बड़ा बनाने की बात है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन होगा, ये होगा, और ये बेसिकली ईरान के पास सारी फैसिलिटीज है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल की इतनी जरूरत नहीं होती है जितनी दिमाग की है। और उनके पास एक से एक बढ़कर हजारों साइंटिस्ट हैं जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं। और इसीलिए डिस्पाइट सैंक्शंस, डिस्पाइट एवरीथिंग, ईरान आज भी, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे उसमें, इसीलिए वो अमेरिका के साथ मिलिट्री टक्कर ले पाया। उसकी स्ट्रैटेजी एक बड़ी अलग बनाई उसने, जिसके चलते दो बड़ी पावर, दो न्यूक्लियर पावर्स के साथ में 100 से ज्यादा दिन तक टिका रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सबको पता है इस बारे में, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक इजरायली बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और बड़े रिसर्चर साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने कहा, कहते हैं, वी होल्ड ईरानियंस इन ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर एज गुड इफ नॉट बेटर देन अस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, इसको हमें उसी तरह देखना चाहिए। भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहनी चाहिए, कि हमारा 85% ट्रेड उधर से आता है, आधे से ज्यादा हमारी जो है एनर्जी इंपोर्ट्स वहां से हैं। और वेस्ट एशिया में हमेशा कहता हूँ हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है एनी इनस्टेबिलिटी वहां पर। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पर पीस और वो है। पूर्णिमा जी ने एक बात कही थी, मैं भूल गया बताना, उसमें उन्होंने कहा कि भारत क्यों नहीं कुछ कर रहा। देखिए, जैसे अटैक हुए थे तुरंत उसके बाद में भारत का जो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली कहा है कि भाई, ये sovereignty and territorial integrity must be respected of all the nations, and dialogue and diplomacy are the only way forward. तो sanity in foreign policy is there। और जैसा सबका मानना है कि भाई, आप क्या लड़ाई तो नहीं लड़ने जाएंगे वहां, उनके पास अपनी वॉइस ही कर सकते हैं। और आज की डेट में वो जितना भारत कर सकता है, सारे लीडर्स के साथ, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात किया है। और कल फिर जो बात होगी मिलने में प्रधानमंत्री की उनके साथ में, उसमें भी ये बात से डिस्कस होगी।
हाँ, बिल्कुल, ये भारत का हमेशा से रुख रहा है यहाँ पे। लेकिन एक सवाल शिवकांत शर्मा साहब, चूंकि पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आप काफी करीब से देखते रहे हैं, जब शुक्रवार को ये डील साइन हो जाएगी, एमओयू साइन हो जाएगा, इसकी सारी शर्तें निकल कर सामने आ जाएंगी, तो इजरायल भले ही कुछ दिन बाद मान जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे अपनी चीजों को शांत कर देंगे, अपनी बात पोस्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पूरे क्षेत्र में, खाड़ी के क्षेत्र में समीकरण पहले जैसा ही बन जाएगा या फिर अब एक नए समीकरण यहां से निकलकर शुरू होंगे? नहीं, पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, खाड़ी के देशों को इस नहीं होगा। पूरे प्रकरण से जो एक सीख उन्होंने ली है कि वो अमेरिका की सुरक्षा पर, अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं कर सकते। और ये बात अब साफ सारे देश कहने लगे हैं, उनकी तरफ से वैकल्पिक प्रयास भी शुरू हो गए हैं। तो नए अलाइनमेंट, नए समीकरण बनेंगे, थोड़ा जो है चीन का भी उसमें हिस्सेदारी होगी, थोड़ी रूस की भी उसमें हिस्सेदारी होगी, बाकी शक्तियों की तरफ भी देखें। और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया को लेकर के, भारत को लेकर के ये होगी कि इस खाड़ी के संकट ने यूरोप नहीं, पूरी दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि आप ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। वो सबसे बड़ा संकट है आपके लिए। इसलिए हर देश ये चाहेगा कि वो अपनी ऊर्जा की जरूरतों में आत्मनिर्भर बने, और भारत के लिए एक ही रास्ता है कि वो वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाए। यूरोप भी वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। तो ट्रंप साहब, जिन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा, जो स्वच्छ ऊर्जा है, उस पर सबसे ज्यादा प्रहार किया, सबसे ज्यादा उसको रोका अपने यहाँ, वो मुझे लगता है कि बाई चांस वो इस लड़ाई को लड़ करके उन्होंने उसको एक नई गति दी है, और इस लड़ाई के बाद दुनिया दोबारा से जाग गई है और ये कोशिश करेगी कि अपनी अपनी ऊर्जा की जरूरतें खुद पूरी करें, ताकि खाड़ी पर कम से कम निर्भरता उनकी बने। तो इसलिए समीकरण भी बदलेंगे और ये पूरी की पूरी ऊर्जा रणनीति जो है पूरी दुनिया की, वो भी बदलेगी। इस युद्ध से एक कह सकते हैं कि लोगों को एक सबक मिला है, और उस सबक के हिसाब से एनर्जी सिक्योरिटी को लेके अपने अपने कदम उठाएंगे और पूरे क्षेत्र में समीकरण भी नए सिरे से बनते हुए दिखेंगे।